मैं डॉक्टर सी आर सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज पाली, आपका बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास का विषय है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। पाश्चात्य जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु प्लेटो का जन्म यूनान के नगर राज्य एथेंस में हुआ। उनका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीस था। प्लेटो ने राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध प्रतिपादन किया। प्लेटो के अनुसार शासन सत्ता उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा इहलौकिक आकर्षणों से परे हों। लगभग 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आता है और यहाँ रहते हुए 8 वर्ष तक ज्ञानार्जन करता है। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन की कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। जब प्लेटो की आयु लगभग 28 वर्ष की थी, उस समय एथेंस के शासकों द्वारा प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे दिया जाता है और इस घटना से प्लेटो काफी प्रभावित हुआ और उसने यह उद्घोषणा की कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं हो सकता। प्लेटो इसके बाद एक अच्छी शासन प्रणाली की खोज में लगभग 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगर राज्यों में घूमता रहा। इसके बाद प्लेटो वापस एथेंस आता है और वहां पर एक शिक्षणालय की स्थापना करता है और अपने जीवन के बाकी के वर्ष वह यहाँ एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में बिताता है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप शैली में लिखे। इस वजह से उन्हें संवाद भी कहा जाता है। प्लेटो के राजनीतिक विचारों का वर्णन रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज में मिलता है। अपोलॉजी और क्रिटो में प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य के परस्पर संबंधों की चर्चा की है। प्लेटो की चिंतन पद्धति में द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक, स्वोद्देशात्मक, निगमनात्मक, सादृश्यात्मक तथा ऐतिहासिक पद्धतियों के प्रयोग का आभास हम देख सकते हैं। प्लेटो अपनी संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति के द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जा सकता है, ऐसा उसका मानना था। प्लेटो ने अब निगमनात्मक विधि का भी प्रयोग किया। प्लेटो पर सुकरात का काफी प्रभाव पड़ता है, जिसमें सद्गुण ही ज्ञान है और शासन एक कला है। इन बातों से भी वह प्रभावित हुआ और इसमें यह कहा गया है कि संसार का समस्त ज्ञान वस्तुपरक सत्य के रूप में ही होता है और वस्तुपरक ज्ञान बुद्धि संगत और तर्क संगत अनुसंधान से हो सकता है। जहां तक शासन की कला की बात है, शासन का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को ही शासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन बातों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेटो जिस पर जोर देता है वह उसका न्याय का सिद्धांत है। प्लेटो ने रिपब्लिक का उपशीर्षक भी न्याय से संबंधित दिया है और जिसका अभिप्राय यदि अपन देखें शासन व्यवस्था या संविधान से है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य भी समाज में व्याप्त हिंसक स्वार्थपरता और वर्ग संघर्ष और कुशासन जैसी समस्याओं का निदान
करना था। प्लेटो न्याय के अर्थ को बतलाते हुए कहता है कि विशेष करके उसने न्याय शब्द का प्रयोग नैतिक अर्थ में किया है कि मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की व्यवस्था और हित की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार समाज अथवा राज्य समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है। इसके अलावा न्याय से संबंधित कुछ धारणाएं प्रचलित भी है। एक न्याय से जुड़ा हुआ परंपरागत सिद्धांत भी है जिसका प्रतिपादन सिफालस और पॉलीमार्क्स ने किया। सिफालस का मानना है कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुकाना न्याय है और पॉलीमार्क्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। एक न्याय के संबंध में और अवधारणा है जिसको क्रांतिकारी अवधारणा के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रतिपादन थैसीमैक्स ने किया और उसका मानना है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। इस अवधारणा के अलावा एक कार्यकारण या यथार्थवादी सिद्धांत भी है जिसका प्रतिपादन ग्राउकन ने किया। उसका मानना है कि न्याय भय का शिशु है। भय के आधार पर ही लोग कानूनों का पालन करते हैं और न्याय बना रहता है। और एक वो बात ये भी कहता है कि न्याय कमजोर की आवश्यकता है क्योंकि न्याय की जरूरत उसे ही पड़ती है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय राज्य की प्राणवायु है। ऐसा प्लेटो का न्याय के संबंध में मानना रहा है। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध मानता है। व्यक्ति में जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में पाई जाती है वही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती है, ऐसा प्लेटो का मानना है। इसलिए वह कहता भी है कि राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का एक विराट रूप है और व्यक्तियों की चेतना और गुण राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। प्लेटो का मानना है कि इंद्रिय तृष्णा या वासना, शौर्य या साहस तथा बुद्धि का उचित समन्वय और सामंजस्य व्यक्ति के जीवन में न्याय की सृष्टि करता है। प्लेटो ने अपने राज्य में 3 वर्गों की सत्ता मानी: तृष्णा या वासना तत्वों की पूर्ति करने वाले, उत्पादक या कर्षक वर्ग, शौर्य या साहस गुण के प्रतिनिधित्व, सैनिक या संरक्षक, और बुद्धि या विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करने वाले को भी वह संरक्षक के रूप में मानता है। राज्य के तीनों वर्गों के संबंध में कर्तव्य और न्याय की बात करते हुए बताता है कि दार्शनिक शासक, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर लेना तथा अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वाह करने की मनोकामना का नाम ही न्याय है। अर्थात इनको जो जो कार्य दिए जाते हैं उन कार्य में वह विशिष्टता हासिल करें और उसके बाद पूरी इच्छा शक्ति के साथ उन कार्यों को संपूर्ण करें। जहां तक प्लेटो का मानना है कि न्याय सिद्धांत की मांग है कि राजा विवेकशील हो, सैनिक साहसी हो और उत्पादक वर्ग आत्मसंयम से युक्त हो। यदि ये गुण उनमें होंगे तो न्याय की स्थापना राज्य के अंतर्गत आसान हो पाएगी। प्लेटो का यह भी मानना है कि न्याय अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना है और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। इसके साथ साथ प्लेटो न्याय के संबंध में यह भी कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता और शिक्षा के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए और योग्यता के अनुसार व्यक्ति को जो काम सौंपे जाए उन्हें वह पूरी ईमानदारी के साथ संपादित करे। राज्य के अंतर्गत न्याय बना रहे उसके लिए
प्लेटो की एक धारणा है कि राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। इन न्यायपूर्ण बातों की यदि अपन विशेषताओं की चर्चा करें तो हमारे सामने कुछ विशेषताएं उभर करके आती है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत एक तरह से नैतिक सिद्धांत के रूप में है, जिसमें मानव के समस्त कर्तव्यों का एक तरह से उल्लेख किया गया है और न्याय जीवन का आंतरिक तत्व और संतुलनकारी एक धारणा है और जिसका आधार संयम और आत्मत्याग है। जहां तक एक और विशेषता की बात अपन करें तो इसमें कार्य विशिष्टता का सिद्धांत भी देखने को मिलता है। शासक सैनिक और उत्पादक वर्ग को विशेष मनोयोग से अपने आप को उस कार्य में लगाए रखना चाहिए जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल है। अपने कार्य को करना और अन्य लोगों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में एकता उत्पन्न करने के लिए प्लेटो के द्वारा अपनाया गया। इसमें एक और जो विशेषता उभर करके सामने आती है, अति व्यक्तिवाद का विरोधी और सावयव एकता का सिद्धांत भी यह दिखाई पड़ता है। व्यक्ति समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में ही व्यक्ति का विकास निहित है। व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य है, अधिकार नहीं। प्लेटो के अनुसार नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। इस प्रकार से यह सावयव एकता की बात करता है और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों की बात भी करता है। एक और जो बात इसमें विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है वह है दार्शनिक शासक के रूप में। राज्य की शासन व्यवस्था प्लेटो विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण रूपी गुणों से युक्त दार्शनिक शासकों में हाथों में देने की बात करता है। इन बातों की कुछ विद्वानों द्वारा कई कारणों से आलोचना भी की जाती है। उनका यह मानना है कि यह धारणा है जो कानूनी नहीं होकर के नैतिक है और से व्यक्ति राज्य का अधीन बन जाता है। अधिक एकीकरण इसमें देखा जा सकता है और व्यक्ति एक तरह से साधन या यंत्र बनकर के रह जाता है। और आज के जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था वाले राज्यों में इसको उपयुक्त रूप से नहीं देखा जाता। प्लेटो के इस सिद्धांत में दंड व्यवस्था का अभाव भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार से प्लेटो का न्याय जो कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा दार्शनिक वर्ग को शासन की समझ शक्तियां प्रदान कर देता है, इसमें मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं होगा, ऐसा आलोचकों का मानना है। न्याय के सिद्धांत में मनुष्य के गुणों के निर्धारण का कोई विशेष आधार नहीं बतलाया गया है। जैसे वर्तमान समय की बड़ी जनसंख्या वाले जितने भी राज्य है उसमें भी ये इसको लागू करना संभव नहीं है और सर्वाधिकारवाद के मार्ग को प्रशस्त करता है ये, तथा वर्गीय विशेषाधिकारों का समर्थन करने के कारण इसको उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी आलोचकों की मान्यता रही है। जिस प्रकार प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया वह तत्कालीन समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा आने वाले इस प्रकार के संकटों से निजात पाने के लिए, समस्याओं से निजात पाने के लिए उसका एक न्यायपूर्ण तरीका जो उसने इस सिद्धांत में देने का प्रयास किया है।